हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्लाइमेक्स क्लासेस। हिंदी की वर्णमाला चैप्टर की एक कंप्लीट वीडियो है ये, जिसमें वर्णमाला का छोटे से छोटा पॉइंट सभी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम रिलेटेड है। हिंदी वर्णमाला में 52 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो पहले हम 52 अल्फ़ाबेट देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हमारे 11 इसमें स्वर होते हैं, प्लस 2 होते हैं ये अयोगवाह। 11 स्वर प्लस 2 अयोगवाह। ये 25 कैसे लेके मैं तक, और बीच में 2 उच्छिप्त व्यंजन। 25 और 2 27, ये 27 होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, प्लस ये र ल व, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, प्लस ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन स श श और ह, 4 ये हैं, और 4 हैं संयुक्त व्यंजन छ त्र ग श। इस तरीके से टोटल हमारे 52 हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। इन 52 के बारे में जो भी छोटे छोटा पॉइंट है, कौन कंठव्य है कौन तालव्य है, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला होता क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह वर्णमाला कहलाता है। कि वर्णों को अगर सही तरीके से अरेंज करके रखा जाए तो उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होता है? ऐसा अक्षर जिसको तोड़ा ना जा सके, कोई भी अक्षर जिसे तोड़ा ना जा सके, मतलब सबसे छोटा से छोटा जो अक्षर है जिसको तोड़ा ना जा सके उसको हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। इसमें भी अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो वो वर्ण कहलाएगी, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो वो ध्वनि कहलाती है। और भाषा का सबसे छोटा सार्थक अंक, भाषा का सबसे छोटा सार्थक इकाई वो शब्द कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। सबसे छोटी सार्थक इकाई। वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट स्वर, सेकंड व्यंजन। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं, और जो भी वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी ऐसे लेके ओ तक, और आपके अयोगवाह जिसमें कि आपका अनुस्वार और विसर्ग, ये सभी किस में आएंगे? ये सभी स्वर में आएंगे। बाकी बचे हुए कैसे
ज्ञ ज्ञानी तक के सभी व्यंजन में आएंगे। तो इनको भी कई डिफरेंट तरीके से बांटा गया है। तो शुरू करते पहले स्वर को लेके। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और बोलने के आधार पर स्वर की संख्या 10 होती है। मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा लिख के नहीं, बहुत ज़्यादा बोल के समझाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि कम कंटेंट हमें लिखना पड़े और वीडियोस जल्दी से जल्दी पूरी वर्णमाला चैप्टर हमारा इसमें ख़त्म हो जाए। तो लिखने के आधार पर स्वर की संख्या 11 होती है, बोलने के आधार पर स्वर की संख्या 10 होती है। 11 और 10 कौन कौन से होते हैं? ये लिखने के आधार पर अगर हम काउंट करेंगे तो ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेस ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ। ये हमारे टोटल 6, ये 5, ये टोटल 11 होते हैं जो लिखने के आधार पर स्वर की संख्या 11 मैंने आपको बताई है। अब इसमें से बोलने के आधार पर 10 है तो 10 में एक गायब हो गया, यानी रेस ऋषि वो बोलने के आधार पर नहीं बोला जाता क्योंकि इसमें रा की आवाज़ आती है और रा की आवाज़ हमारी व्यंजन में आ जाती है। तो टोटल हमारी स्वर की संख्या 11 बोली जाएगी। इसके साथ में ए के अनुस्वार जिसके ऊपर अंकी बिंदी होती है और ए के विसर्ग, ये दो भी स्वर होते हैं जिनको हम अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को अयोगवाह बोलते हैं। तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगे। इसमें 4 आते हैं, ए, ई, उ और ऋषि। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसमें 7 होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ और औ। ये 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होता है कि जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। जो भी वर्ड हमें बहुत खींचकर बोलने पड़ते हैं उन्हें प्लुत स्वर बोलते हैं, जैसे ओम, इसका मतलब है कि उस वर्ड को हमें बहुत ज़्यादा खींचना है, ठीक। राम, तो जिन वर्डों को ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय या उससे ज़्यादा समय में लेके बोला जाए तो उनको प्लुत स्वर कहते हैं। तो 4 हमारे ह्रस्व स्वर हो गए, 7 दीर्घ स्वर हो गए, टोटल 11 स्वर हमारे इनमें हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो ह्रस्व स्वर है उसमें सभी हमारे जो मूल स्वर आते हैं, प्राकृतिक स्वर आते हैं वो हैं, पर दीर्घ स्वर में मूल स्वर से बनी वाली संख्या या मूल स्वर्ग की सहायता से जो बने स्वर हैं उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे ए और ए दोनों के मिलने से आ बनता है, छोटी छोटी दोनों को मिलाने से
बड़ी ई बनती है, ऊ और ऊ मिलाने से बड़ा ऊ बनता है। ये तीन हो गए हमारे जो एक ही व्यंजन को दो बार मिलने से बने हैं। बाकी जो चार बचे, दीर्घ स्वर में टोटल 7 थे, जिसमें बाकी 4 बचे, वो 4 जो हैं हमारा ए और ई मिलाने से ए बनता है, ए प्लस ए मिलाने से बड़ा ए बनता है, ए प्लस ऊ मिलाने से ओ बनता है, और ए प्लस ओ से औ बनता है। अब जो ये शुरू के 3 थे ऊपर के, ये समान स्वरों के मिलाने से बनते हैं, मतलब इनको सेम जाति से मिलाने से बनते हैं, इसलिए इनको सजातीय कहते हैं। और ये 4 ये अलग अलग स्वर, यानी ए और ई, ए और ए और ऊ और ए और ओ, ये अलग अलग से मिलाने से बनते हैं, इसलिए इनको विजातीय कहते हैं। और इन्हीं 4 को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन में अभी जब स्टार्टिंग करी थी वीडियो, उसमें बताया भी था, आगे भी उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगा किस किस से मिलाकर बनते हैं। तो संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। सजातीय में जो ये 3 मिलाने से बने हैं, ये और 3 मूल स्वर कौन कौन से, छोटा ए, ई और ऊ, यानी टोटल 6 हमारे सजातीय स्वर में हो गए। जो सेम जाति से मिलकर बन रहे हैं वो सजातीय, और जो अलग अलग से मिलकर बन रहे हैं वो विजातीय। जीभ के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होते हैं कि जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को अग्र स्वर बोलते हैं, जिसमें छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, बड़ा ए, ये 4 आते हैं। दूसरा मध्य स्वर। मध्य स्वर जीभ मतलब जिन स्वरों को जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है वो मध्य स्वर होते हैं, इसमें केवल एक आता है। और पश्च स्वर हो गया जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करे, उसको पश्च स्वर बोलते हैं। जैसे आ, या जो भी बची गई इसमें से 11 में से, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ओ। तो टोटल हमारे जो अग्र स्वर हो गए वे 4 हो गए, मध्य स्वर 1 और पश्च स्वर 5। जो हमारे 10 थे उसमें से इनको 3 भागों में बांट दिया। याद करने का तरीका क्या है, ये वरना पेपर में आते तो इनमें से कन्फ्यूजन हो जाता है, छोटा ऊ किस में है, बड़ा ऊ किस में है, ई किस में है, आ किस में है। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि अगर इमेजिन ही कर लीजिए कि अगर कोई बड़े साइज़ का ई है, जैसे हिंदी वर्णमाला में बना आता है कोई बड़े साइज़ का ई है, तो इसको अगर आप सीधा ही खड़ा कर दो तो ये आगे की तरफ गिरने के लिए लगेगा, जैसे आगे की तरफ गिरने वाला, तो इसको इसलिए अग्र स्वर बोलते हैं। ये खाली याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अगर बड़ी वाली ई को, इसको भी हम सीधा खड़ा करते तो ये भी आगे खड़े होने के लिए रहेगा, क्योंकि इनमें जब ये वर्णमाला में बने होते हैं कुछ इस टाइप से बने होते हैं, इनमें नीचे का जो पेंडुलम होता है वो ठीक से
नहीं होता है। ये चारों के चारों स्वर ऐसे हैं, अगर इनको सीधा खड़ा कर दिया जाए तो आगे की साइड वजन डालेंगे और आगे की साइड गिर जाएंगे, इसलिए इनको अग्र स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर क्या है? मध्य स्वर है ए। ये इसको आप ए, कोई बड़े साइज़ का ए है, उसको आप अगर आप कहीं पे भी रख देते हो तो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, इसलिए इसको मध्य स्वर बोलते हैं। और पश्च स्वर, जिन स्वरों के पीछे की साइड लोड है उनको पश्च स्वर बोलते हैं। जैसे आ है तो आ में ये डंडा एक्स्ट्रा हो गया, पीछे का लोड एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए पीछे की साइड गिर सकता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये इनका भी वजन कुछ इस प्रकार से है, पीछे की साइड गिरने वाला। ओ और बड़ा ओ, इस तरीके से आप इनको अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर को याद कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपना लॉजिक बना के याद कर सकते हैं, अगर आपको कैसे भी याद है। अगर नहीं याद हो रहा तो मेरे इस लॉजिक की सहायता से उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर मुख खुलने के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। संवृत स्वर, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत। इसमें हम किस तरीके से बांटेंगे? बहुत ही सिंपल है। इसमें संवृत में आप उई वर्ड याद रखिए, उई। उई का मतलब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई, ये हो जाएंगे संवृत स्वर। संवृत का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो उनको संवृत बोलते हैं। अर्ध संवृत, अर्ध संवृत क्या होता है कि जिन भी स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो, मतलब थोड़ा बहुत खुला हो, उसको बोलते हैं अर्ध संवृत। अर्ध संवृत में क्या आता है? ओए, ओ और ए, ओए, ये होते हैं अर्ध संवृत। विवृत, विवृत हो गया जिसमें मुख पूरा खुला हुआ हो। मुख पूरा खुला होता है, हम कौन सा वर्ड बोलते हैं? आ। डॉक्टर लोग भी चेक करते हैं तो पहले बोलते हैं मुंह पूरा खोलो, तो पहले आ बुलवाते हैं, आ। तो आ किस में हो गया आपका? विवृत में। और अर्ध विवृत हो गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो उसको बोलते हैं अर्ध विवृत। बाकी जो बच गए वो इसमें आ जाएंगे, है बड़ा ओ और ए। तो इस तरीके से हमारे संवृत में 4 हो गए, अर्ध संवृत में 2, विवृत में 1 और अर्ध विवृत में 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट ओष्ठीकृत। ओष्ठीकृति, ओष्ठीकृति का क्या मतलब है, या ओष्ठीकृति का आधार पर वर्गीकरण। ओष्ठीकृति का मतलब है होठों के आधार पर, कि होठों के आधार पर स्वर को 2 भागों से बांटा गया है। एक होता है व्रतमुखी, पहला भाग है व्रतमुखी, दूसरा भाग है आवृतमुखी। व्रतमुखी का मतलब है कि जिन स्वरों को बोलने में होठ गोलाकार हो जाए, व्रत का मतलब गोला होता है, सर्किल। जिन स्वरों को बोलने में होठ गोलाकार हो जाए उनको व्रतमुखी बोलते हैं। जिन स्वरों को बोलने में होठ व्रतमुखी ना हो उनको आवृतमुखी बोलते हैं। तो व्रतमुखी हमारे कौन कौन से स्वर हैं जिनको बोलने में हमारे होठ व्रतमुखी हो जाते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ओ। इन चारों का आप बोलोगे तो होठों की शेप एक गोल सर्कल के रूप में हो जाएगी और बाकी जितने बच गए वो सभी आवृतमुखी हो जाएंगे। जैसे
ए पे आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और बड़ा ए। ये हो गया हमारे व्रतमुखी 4 और आवृतमुखी 6। टोटल 10 स्वर हो गए इसमें भी। जाति के आधार पर मैं बता ही चुका हूँ, सजातीय और विजातीय। नेक्स्ट देखते हैं, ये था हमारा स्वरों का पूरा वर्गीकरण, जिसमें कि हमारे टोटल 11 स्वर थे और उन 11 में से हमने उनको सजातीय विजातीय आधार पर बांट दिया। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर के आधार पर यानी जीव के आधार पर बांट दिया। मुख खुलने के आधार पर संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत के आधार पर बांट दिया। और ओष्ठाकृति यानी होठ के आधार पर बांट दिया, जिसमें कि व्रतमुखी और आवृतमुखी हमने बताए। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन में हमारे ये कै से लेके मैं तक ये सभी 25 होते हैं, जिनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन में ये जो कै वाली लाइन होती है इसको कै वर्ग बोलते हैं। इसी तरीके से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन में। ठीक, और ये कै के नीचे वाली लाइन ये कचट तब, ये फर्स्ट लाइन, इसी तरीके से ये सेकंड लाइन, इसी तरीके से थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। इन लाइनों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन लाइनों के आधार पर ही हमें इसने अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष के रूप में बांटना है। इनके साथ में डै डमरू और ढै ढक्कन, इनके साथ में इनका उच्छिप्त व्यंजन होता है, जिसके पीछे यहाँ बिंदी आ जाती है। टोटल 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन हो जाते हैं। और ये पांचवी लाइन को हम बोलते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर या नासिक्य वर्ग। पंचमाक्षर या नासिक्य वर्ग। 25 के बाद 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये रह लेवे 4 अंतस्थ हो गए, ये रह लेवे 4 हो गए ऊष्म संघर्षी व्यंजन, और 4 हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 6 क्षत्रिय, 3 त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और शास्त्र। 6 क्षत्रिय आधा कै और शै से मिलकर बनता है। आधा कै का मतलब है कै के नीचे हलंत लगाया हुआ है, उसका मतलब आधा कै है। तो 6 क्षत्रिय कै और शै से मिलकर बनता है। 3 त्रिशूल, त और रे, त के नीचे हलंत प्लस रे। ज्ञा ज्ञानी जय और ऐ से मिलकर बनता है, और स और रे से मिलकर बनता है। अब इनमें जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन में पहली वाली कै वर्ग को हम बोलते हैं कंठव्य, या कंठीय भी बोलते हैं इसे, कंठव्य या कंठीय। च वर्ग को बोलते हैं तालव्य, छ वर्ग होगा तालव्य। ट वर्ग को बोलते हैं मूर्धन्य। त वर्ग को बोलते हैं दंत्य, और पै वर्ग को बोलते हैं ओष्ठ्य। अब इनको याद कैसे रखना है? कै वर्ग तो सिंपल है, कै वर्ग है, कैसे स्टार्ट है तो कंठीय हो गया। उसके बाद नीचे पै वर्ग है, पै से बोलने वाले जितने भी वर्ड हैं उनको हिलाने के लिए हमें होठों को हिलाना पड़ता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ओष्ठ्य। ये होठों की सहायता से बोले जाते हैं। या जैसे पापा बोले तो पापा वर्ड के लिए हमें होस्ट यानी होठों को हिलाना पड़ता है, होठों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए पापा वर्ड हो गया ओष्ठ्य, यानी पै वाली पूरी लाइन होगी ओष्ठ्य। तय वर्ग में क्या हो गया? ये
तै थ दै ध न, इन सभी में जीव का भाग दांत से टच करता है, ये हो गए दंते। ट वर्ग मूर्धन्य जो हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं, और च वर्ग हो गया तालव्य जो हमारे तालु से बोला जाता है, छ छ जय जय न, इसमें जीव तालु पे टच करती है। और कै ख गै घै अण हो गया कंठव्य या कंठे जो कि हमारे कंठ से बोले जाते हैं, कै ख गै घै न। चलिए उसके बाद हो गया हमारे वर्ग के बाद इनको पहली लाइन को दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन इस अनुसार इनको अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा गया है। जैसे जो ये पहली वाली लाइन है, पहली तीसरी और पांचवी, ये तीनों लाइन आती हैं अल्प प्राण में। बाकी बची दूसरी और चौथी, इसको मैं लिख देता हूँ पहली तीसरी और पांचवी, ये तीनों हो गई अल्प प्राण। दूसरी और चौथी इनको बोलते हैं महाप्राण। और इसमें अगर पहली और दूसरी ये दो लाइन देखी जाए तो ये होती हैं अघोष और बाकी बची तीनों लाइन ये होती हैं सघोष। ये भी चित्र के साथ अंडरलाइन करके मैंने दिखा दिया, बाकी इनको मैं अलग से भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, ये चारों चीज़ एक साथ अगर मिला के याद रखी जाए तो बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे। तो देखिए जरा, अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण मतलब जिनको बोलने में कम प्राणवायु लगे उसको अल्प प्राण बोलते हैं, जिनको बोलने में ज़्यादा प्राणवायु लगे उसको महाप्राण बोलते हैं। इसी तरीके से अघोष और सघोष। अब इन्हें याद कैसे रखना है? अल्प प्राण मैंने बताया पहली तीसरी और पांचवी, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और फिफ्थ लाइन, इनको बोलते हैं अल्प प्राण। इसी तरीके से सघोष, सघोष को तीसरी चौथी और पांचवी, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अल्प प्राण में पहला वर्ड 3 से शुरू होता है तो इसमें पहला तीसरा पांचवा यानी तीनों आ जाएंगे। ठीक, अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा आ गया तो महाप्राण में कौन कौन से बच गया? दूसरा और चौथा। इसी तरीके से सघोष में तीसरा चौथा पांचवा हो गया, अघोष में पहला और दूसरा हो गया। अब इनके साथ में जो स्वर होते हैं, जो भी ज्यादा वाली संख्या है, ज्यादा किस में है भाई? अल्प प्राण में 3 है, एक में 5 है तो टोटल 5 या 15 अल्प प्राण हो गए। इसी तरीके से सघोष में भी 3 है, तो जिनमें ज़्यादा वाले उन्हीं के साथ में स्वर भी आ जाएंगे, यानी प्लस अल्प प्राण में स्वर आएंगे सारे, जो भी हमारे 10 स्वर हैं, और इसी तरीके से यहाँ सघोष में स्वर आ जाएंगे। वरना इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि स्वर जो आएंगे वो अल्प प्राण में या महाप्राण में या अघोष में या सघोष में आएंगे। तो भाई यही याद रखना है कि जो ज़्यादा वाली संख्या है उनके साथ में स्वर शामिल हो जाएंगे, प्लस अल्प प्राण में स्वर के साथ एक चीज़ और शामिल हो जाएगी, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ, य, र, ल, व, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इसमें आ जाएंगे महाप्राण में ऊष्म व्यंजन, यानी श, तीनों श और है, ये हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन महाप्राण में। इसी तरीके से सघोष में और अघोष में, सघोष में हो जाएंगे हमारे ऊष्म व्यंजन में से 3, अघोष में ऊष्म व्यंजन में से 3 कौन कौन से?
श, ये स और है, ये तीनों हो जाएंगे अघोष में। बाकी अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का है, ये सभी हो जाएंगे हमारे सघोष में। तो इसको याद, अगर चारों को एक साथ मिला के याद रखेंगे तो ये याद करने में आसान भी होगा, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है तो कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, उसके साथ स्वर, 10 स्वर और अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण में दूसरा और चौथा, इसके साथ में ऊष्म व्यंजन। अघोष में पहला और दूसरा, इसके साथ तीनों श, और सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 स्वर, अंतस्थ व्यंजन और है। ये सभी होते हैं आपके अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष का वर्गीकरण। उसके बाद एक होता है आगत स्वर, जो हम डॉक्टर वाले उसमें इस तरीके से डॉक्टर लिखते हैं और इसके ऊपर ये मात्रा लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं आगत स्वर। और य और वै को, य और वै को अर्ध स्वर भी कहते हैं। य और वै को अर्ध स्वर कहते हैं क्योंकि ये लगभग, जैसे जहाँ पे महिलाएं लिख रहे हैं तो महिलाएं की जगह यहाँ पे ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, तो इसलिए ये जो है वो लगभग स्वर का भी काम करता है, तो इसलिए इसको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। इसी तरीके से वे को भी, यह और वह दोनों को, जैसे कोवा लिखते हैं तो कोवा भी लिख सकते हैं, उसको को आ भी लिख सकते हैं, कोवा या को आ। तो इसमें वह भी जो है वो आ का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको अर्ध स्वर बोलते हैं। रै को परकंपित या लुंठित वर्ण बोला जाता है। परकंपित या लुंठित वर्ण बोला जाता है। लय, लय को पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। पार्श्विक व्यंजन जो कि जीभ के पार्श्व भाग से बोला जाता है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। छोटा ए और बड़ा ए, इनको कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ तालव्य किस लिए? क्योंकि ए जो है वो हमारा ए और छोटी ई को मिलाने से बना था, और ए ये हमारा ए और छोटा ए को मिलाने से बना था। तो ए बनता है कंठ से, ए कंठ से बोला जाता है, और ई जो है वो तालव्य से बोला जाता है, तो इसलिए इसको ए और बड़ा ए को कंठ तालव्य बोलते हैं। इसी तरीके से ओ और बड़ा ओ, इसको कंठोष्ठ्य बोलते हैं। कंठोष्ठ्य क्यों? क्योंकि ये ए और ऊ से मिलकर बने होते हैं, और ये वाला ए और ओ से मिलकर बनता है। तो ए आता है हमारा कंठ में, ऊ बोला जाता है ओष्ठ से यानी होठों से, तो इसलिए इसको ओ और ओ को क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ। एक होता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ होता हमारा वे। हाँ, मैंने व्यंजन जितने भी हैं वो तो बता दिया कौन सा किस कंठ से या किससे बोला जाता है। स्वर भी किस कंठ में उसमें आते हैं वो भी बता देते हैं। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, इनके मैंने आपको बताया था क्या वर्ग आता है आपका कंठ में। च हो गया तालव्य,
ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य, और प वर्ग ओष्ठ्य। इनके साथ में जो स्वर होते हैं, कंठे में होता है ए, आ, है और विसर्ग। जो अयोग महा में विसर्ग वाला होता है वो। तालव्य में छोटी ई, बड़ी ई, य और श। मूर्धन्य में ऋषि, र और श। दंत्य में ल और स। ये तीनों से अलग अलग हैं, इसका ध्यान देना कौन सा किस में आता है। और ओष्ठ्य में उ और बड़ा उ। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहली लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, विवाह, विवाह यशी का, विवाह किसका है, यशी का। वो गई ऋषि से मिलने, ऋषि ने उसको लाश जैसा बना दिया। गई थी विवाह करने के लिए ऋषि से मिलने, और ऋषि ने उसको लाश जैसा बना दिया, तो सभी क्या कहने लगे, ऊ। तो इस तरीके से मतलब विवाह में क्या हो जाएगा, इसमें ए, आ और है ये सभी आ जाएंगे कंठ में। यशी में य, श, छोटी ई और बड़ी ई ये आ जाएंगे तालव्य में। ऋषि यानी ऋषि, र और श ये मूर्धन्य में। लाश में से ल और स आ जाएंगे आपके दंत्य में। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये हो गए ओष्ठ्य में। तो इसी के साथ हमारी वर्णमाला की क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही मिल जाएगी दूसरे चैप्टर पे। धन्यवाद।